दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमें और आपको दोनों को पता है इस देश में हेल्थ सर्विस का इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो चला है। हमें भी पता है और आपको भी पता है इस देश में एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं के बराबर है। लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि हेल्थ सर्विस का बाजार दुनिया में भारत का सबसे बड़ा है। और इतना ही नहीं, एजुकेशन के क्षेत्र का बाजार भी भारत में सबसे बड़ा है। दुनिया के तमाम कंपनियां भारत में पैसा लगाकर एजुकेशन के फील्ड में या फिर हेल्थ सर्विस के फील्ड में खूब पैसा बना सकते हैं, बना रहे हैं। और आने वाले वक्त में जिस पीढ़ी के कंधों पर भारत का भविष्य है, उस पीढ़ी को देने के लिए मौजूदा राजनीतिक सत्ता के पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो चुनावी जीत के नारे हैं। अगर कुछ है तो चुनावी जीत के नारे लगाने वाले युवा पीढ़ी की एक भीड़ है। आज पश्चिम बंगाल की 45 सीटों पर वोटिंग हुई। लगभग 50 लाख से ज्यादा वोटरों की जो उम्र है वह 18 बरस से लेकर 29 बरस के बीच की है। और इनमें से कई ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जा नहीं पा रहे हैं, कई ऐसे हैं जिनकी शिक्षा दीक्षा ठप पड़ी है, कई ऐसे हैं जिनके पास रोजगार भी नहीं है, कई ऐसे हैं जो 2 जून की रोटी के लिए नारे लगाने को तैयार हैं। तो आज क्यों ना उस युवा पीढ़ी की बात कर ली जाए जिस युवा पीढ़ी पर ध्यान देने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए तो वह प्राथमिकता में कहीं भी दूर दूर तक दिखाई देती ही नहीं है। आखिर इस युवा पीढ़ी की कितनी बड़ी तादाद है और ऐसा वक्त अब क्यों आ गया है कि इसी युवा पीढ़ी को सोचना होगा, तय करना होगा कि इस देश का भविष्य कैसा हो। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में भारत की युवा पीढ़ी जो अब धीरे धीरे हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़ती है, उसमें पहला ब्रेक 12वीं की परीक्षा टलने के साथ शुरू हुआ है। और यह बीते बरस भी शुरू हुआ था। बीते बरस और इस बरस, इन दोनों बरस को अगर जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस देश के हैं जिन्होंने देख लिया, महसूस कर लिया कि इस देश में कोई विपदा आ जाए तो सबसे पहले कॉलेजों में ताले लग जाते हैं, सबसे पहले परीक्षाएं स्थगित कर दी जाती है, सबसे पहले रोना रोया जाता है तो इसी बात का कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कैसे इस देश के कॉलेज को खोलें, स्कूल को खोलें, परीक्षाओं को क्रियान्वित करें। कोई जानकारी या किसी लेवल का कोई विजन इस देश में है ही नहीं। हमें लगता है कि इतनी बड़ी तादाद में युवाओं की मौजूदगी जो भारत में है, अगर आप इन युवाओं की ताकत को महसूस करना आज से शुरू कर दें तो यह युवा भी समझ लें कि अगर वह अब नहीं संभले तो आने वाले वक्त में वह सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए नारे लगाते हुए ही सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। और यही उनकी आय होगी, यही उनकी जिंदगी होगी। क्योंकि सच यह है कि इस देश के भीतर में तकरीबन 7,53,604 करोड़ का एजुकेशन का मार्केट है। इस मार्केट पर कब्जा करना कौन नहीं चाहेगा। और अगर 5 साल से 24 साल तक जो पूरी पढ़ाई की उम्र होती है, दुनिया के किसी भी देश ने इतनी बड़ी जनसंख्या मौजूद नहीं है। तकरीबन 50 करोड़ की जनसंख्या 5 साल की उम्र से जो पहली कक्षा में जाती है और पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर्स करके निकलती है, तब तक 24 साल की उम्र हो जाती है। 50 करोड़ लोग इस देश में सिर्फ इसी उम्र के खाके में आते हैं। लेकिन हम इन 50 करोड़ से इतर अलग अलग हिस्सों में आज जिक्र कर लेते हैं जिनके लिए भारत में कोई सोचता नहीं है। जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि यह एजुकेशन का मार्केट $101 बिलियन का है, और ये जो डाटा हम आपको बता रहे हैं ये ठीक कोरोना से पहले का है। क्योंकि इसको आज समझिए कि इस कोरोना काल में कितनी बड़ी तादाद में भविष्य जो छात्रों का होता है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। यूनिवर्सिटी भारत में खूब बना दी गई, 993 यूनिवर्सिटी बना दी गई। स्टूडेंट्स की तादाद 3,74,00,000। दुनिया के बाजार में भारत के इन छात्रों की संख्या और यहां यूनिवर्सिटी खोलने को लेकर जो मुनाफा होता है उसका जो एनालिसिस इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है वो ये मानकर चलता है कि अगर एक भी यूनिवर्सिटी भारत में सही तरीके से खोल दी जाए तो उसमें 100 करोड़ का मुनाफा साल भर में उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा।
इतनी बड़ी ताकत और इतना बड़ा मुनाफा दुनिया के किसी भी देश में किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ जोड़कर देखने की कैपेसिटी में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर जो एजुकेशन के क्षेत्र में आना चाहता है वह नहीं सोच पाएगा। लेकिन भारत में इसके स्कोप हैं। सवाल सबसे बड़ा यहीं से शुरू हो रहा है कि क्या वाकई भारत में एजुकेशन और युवा पीढ़ी को लेकर सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब उस दिशा में कोई देखने को तैयार नहीं है। क्योंकि भारत सरकार के सहयोग के जरिए जो इंटरनेशनल मार्केट ने अपने तौर पर एनालिसिस किया है, जैसे ई लर्निंग मार्केट 14,609 करोड़ यानी 1.96 बिलियन डॉलर, जो ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट है इसका बाजार लगभग 64,104 करोड़ 8.6 बिलियन डॉलर का है। इस स्थिति के भीतर में भारत में लगातार फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैसा कैसे लाया जाए, उस पैसे के जरिए भारत के एजुकेशन को कैसे मजबूत बनाया जाए, यह ठीक वैसे ही है जैसे हेल्थ सर्विस को लेकर इस दिशा में कभी सोचा ही नहीं गया कि भारत को आत्मनिर्भर हेल्थ सर्विस में कम से कम हो जाना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी कि हेल्थ सर्विस में लगभग 80% मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं उन्हें हम बाहर से मंगाते हैं। अपने तौर पर भारत कभी भी आत्मनिर्भर हेल्थ सेक्टर को लेकर नहीं होया और इसके ठीक पैरेलल में एजुकेशन सेक्टर में जितना पैसा प्राइवेट सेक्टर का लगा हुआ है वो लगभग 65% इकोनॉमी जो है वो प्राइवेट सेक्टर के जरिए मुनाफा कमाने की दिशा में ले जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मौजूदा वक्त में जो भी सत्ता जिसकी भी रही या जिसकी भी है, उसके लिए एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना दूर की गोटी है। उसके लिए उससे जुड़े हुए छात्रों के भविष्य को संवारना दूर की गोटी है। और आने वाले वक्त में भारत किस रूप में होना चाहिए यह सोचना भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे ही इस दिशा में आप आते हैं आपके जहन में 4-5 सवाल होंगे। सवाल कौन करेगा इस सरकार से? हम जब एजुकेशन और हेल्थ का जिक्र करते हैं तो यह सवाल तो सरकार से पूछे कौन? 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस का नाम का हम आपसे जिक्र करते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे अब इस देश के भीतर में आप भी सवाल किससे पूछे। मान लीजिए आप अस्पताल गए, वहां पर आपको ऑक्सीजन पाइप नहीं मिल पाई, आप सवाल किससे करेंगे? मान लीजिए आप बैंक गए, बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, आपका पैसा वहां फंसा हुआ है, आप गुहार किससे लगाएंगे? इस देश में कोई भी मिनिस्ट्री, चाहे वो लेबर वेलफेयर मिनिस्ट्री क्यों ना, वहां पर अगर पैसे का हेरफेर होता है तो कौन देखेगा, कौन निगरानी करेगा? इस देश के संविधान के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो सवाल कौन करेगा? और उस सवाल को करने की स्थिति में क्या वो ऑर्गेनाइजेशन है भी या नहीं है? जरा पहले इसको सिलसिलेवार तरीके से परख लीजिए, उसके बाद समझ पाइएगा क्यों हमारे देश के युवाओं के साथ इस देश की सत्ता खिलवाड़ करती है और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब इस देश में दे पाने की स्थिति में अब सरकारें नहीं बच पा रही है। मीडिया का रोल पूरी तरीके से मुनाफे पर आकर टिक गया है। उसे पैसा चाहिए, मुनाफा चाहिए, तब वो सरकार के साथ खड़ी होगी और सरकार उसको मुनाफा देगी, उसको लाभ देगी तो वो सरकार के बोल बोलेगी। मीडिया सरकार से सवाल नहीं करेगी, यानी डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत पिलर जिसे सवाल करना चाहिए, उसने सवाल करना अगर बंद कर दिया तो उसके बाद क्या चीजें बचती है? उसके बाद बचता है कि अगर करप्शन है, कहीं पर मुश्किल है, किसी मिनिस्ट्री के भीतर गड़बड़ी हो रही है तो वहां पर सीएजी होता है। सीएजी ने अब अपना ऑडिट करना बंद कर दिया अलग अलग मंत्रालयों को लेकर। जो 2014 तक इस देश में जो भी ऑडिशन होता था, ऑडिटर अपना काम करते थे, वह सारी चीजें मंत्रालयों को लेकर बंद हो गई। बीते 6 साल से इस देश की मिनिस्ट्री की ऑडिट रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई, पार्लियामेंट में भी नहीं रखी गई। तो ऑडिट नहीं हो रहा है तो उसको जानेगा कौन? और कोई जानेगा नहीं तो सवाल कैसे करेगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस दे सकती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या इस रूप में है, आपसे हम ये सवाल कर रहे हैं नोटिस भेजकर। उसने भी नोटिस देना बंद कर दिया। जब उसने भी नोटिस देना बंद कर दिया तो उसके बाद जो करप्शन को लेकर लोकपाल का जिक्र था उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया। उसके बाद जो इस देश में डेमोक्रेसी को जीने के लिए चुनाव का प्रोसेस होता है कि कोई अगर चुनाव से खिलवाड़ कर रहा है तो इलेक्शन कमीशन को भी खत्म कर दिया गया।
इस देश में महामारी के वक्त में चुनाव प्रचार को लेकर 3 घंटे काम कम हो जाएं प्रचार के, यही काम इलेक्शन कमीशन का बचा है। यानी वो देखने की स्थिति में नहीं है कि किस रूप में इस देश के भीतर में चुनाव अगर हो भी रहे हैं तो उन चुनाव का क्या महत्व है। सब कुछ तो इस देश को संवारने के लिए होना है, लोकतंत्र को जीवित रखते हुए इसे मजबूत बनाने की दिशा में होना है। लेकिन लोगों की मौत होती है, होती चली जाए, लेकिन हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि राजनीतिक सत्ता ऐसा चाहती है। इलेक्शन कमीशन भी कोई सवाल नहीं करेगा। उसके बाद आइए इस देश के पूरी बैंकिंग सर्विस को लेकर जो आरबीआई निगरानी करता है, आरबीआई ने भी निगरानी करने का काम छोड़ दिया। आरबीआई भी किसी एक बैंक की तरह सरकार के सामने नतमस्तक होकर खड़ा है। तो बैंकिंग सर्विस की भी क्या स्थिति होती चली जाएगी और बैंक किस रूप में कर्ज दे देकर खोखले होंगे, एनपीए बढ़ता चला जाएगा। अब उस बैंक को भी संभालने का और संवारने का काम राज्य सत्ता ने अपने हाथ में ले लिया, यानी आरबीआई की भूमिका खत्म होती है। उसके बाद आइए इस देश के एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन से जुड़े हुए सारे सवाल इस देश के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन यूजीसी की तरफ से एक भी चू चुपड़ करके कोई शब्द निकल नहीं पाता है कि 2020 में और अब 2021 में छात्रों के भविष्य के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो कॉलेज बंद होने के नाम पर हो, यूनिवर्सिटीज में ताले लग रहे हो, ग्रांट ना मिल पा रहा हो, लाइब्रेरी ठप पड़ी हो, ऑनलाइन सिस्टम चौपट हो चला हो, एक साथ परीक्षा ले पाने की स्थिति में ना हो, लेकिन कोई यूजीसी का कोई सवाल नहीं। और आखिरी सवाल, इस देश में जनता से जुड़ी हुई जो भी मुद्दे होंगे, कम से कम पार्लियामेंट में तो वो सवाल उठेंगे। अब उस पर भी खामोशी बरत ली गई और पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर खत्म हुआ और उसके बाद अब पार्लियामेंट को इस रूप में ठप करने की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया, जहां पर बहुमत की सत्ता जो मन चाहे सो कर सकती है। उसी की हुकूमत संसद के भीतर भी चलेगी, उसी के नियम कायदे संसद के बाहर भी रेंगेंगे। तो पार्लियामेंट के भीतर भी कोई पार्लियामेंट्री जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हो या सत्ता से जुड़ी हुई पॉलिटिकल पार्टी का, वह भी अब ऐसा कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती है जिसके जरिए इस देश के प्रधानमंत्री को लेकर मुश्किल हो जाए। उसने भी सवाल करना बंद कर दिया। तो ये 8 पिलर्स जो हैं, जब सवाल नहीं कर रहे हैं, तब इसके बाद शुरू होता है कि इस देश की दिशा में लोग ध्यान कहां दें। बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी का परसेंटेज कल ही जो सीएमआई की तरफ से आया, उसमें कहा गया शहरी क्षेत्र में तकरीबन 10% बेरोजगारी है और ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8% है। लगभग 8.9% की स्थिति में इस देश के भीतर में एवरेज बेरोजगारी है। दुनिया के कई देशों में 10% पार करते करते वहां पर बदलाव की हवा चलने लगती है। लोग विद्रोह कर बैठते हैं, लोगों के भीतर गुस्सा सड़क पर नजर आने लगता है। युवा उस ताकत को पहचानता है जहां पर वो बदलाव कर सकता है। लेकिन भारत में पूरे एजुकेशन सिस्टम को ही जब डाइल्यूट नहीं किया गया बल्कि उसको ध्वस्त कर दिया गया, तो क्या होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में महंगाई दर भी हमारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। बैंकों के जरिए किसी भी जगह पर आपको इंटरेस्ट रेट 6.5% नहीं मिलेगा, लेकिन शहर में महंगाई दर आपको 6.5% हो गई है। इसका मतलब है कि जो रुपया है वो धीरे धीरे अपनी ताकत को खत्म कर रहा है, कम करता चला जाएगा। अब यहां से शुरू हुई है हम जिस युवा का जिक्र करना चाह रहे हैं। इस देश के युवाओं को इसलिए समझना है क्योंकि अगर 12th एग्जाम के साथ ही जो 2020 में प्रयोग करने की परिस्थितियां शुरू हुई, जहां पर एवरेज नंबर दे दिए जाएंगे, और 2021 में तो अभी तक परीक्षा की तारीख भी किसी को पता नहीं है। 1 जून को बैठक होगी, तब बताएंगे कि अगले किस 15 दिनों के बाद से परीक्षा शुरू होगी। कोई नहीं जानता है किस स्थिति में क्या पढ़ाई होगी, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यहीं से सबसे बड़ी बात शुरू होती है कि 12th यानी हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़ा हुआ पहला कदम। और साल दर साल जब छात्र निकलते हैं तो ठीक साल दर साल इस देश में अधिकारी गण रिटायर भी होते हैं। धीरे धीरे यही एक साइकिल है जो पूरे देश को संभालती है। लेकिन पहली बार हायर एजुकेशन पर जब ब्रेक लगा है तो हमको लगता है 12th क्लास को अगर आप बेसिक लाइन बनाना चाहते हैं तो 1,44,33,107 छात्र 12th की परीक्षा इस देश में देने को तैयार बैठे हैं। उसमें सीबीएसई से जुड़े हुए मान लीजिए 12-14 लाख है। उसमें दूसरी तरफ CIS
CE जो है, जो काउंसिल ऑफ इंडियन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन है, उसमें तकरीबन आपको 1 करोड़ बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं, 1 लाख बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं जो परीक्षा देना चाहते हैं। लेकिन अलग अलग राज्यों के बोर्ड की भी स्थिति देखिए तो सबसे बड़ा बोर्ड उत्तर प्रदेश का है। 26 लाख स्टूडेंट बैठे हुए हैं 12th की परीक्षा देने के लिए, जो CBSE से नहीं जुड़े हैं, उससे हटकर स्टेट बोर्ड से जुड़े हुए हैं। बिहार से जुड़े हुए 10 लाख छात्र हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए 15 लाख छात्र हैं, पश्चिम बंगाल जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर 8 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा देने को तैयार है। असम के लगभग 4,12,000 छात्र हैं, तो तमिलनाडु के लगभग 8,98,000 छात्र 12वीं की परीक्षा देने को तैयार बैठे हैं। केरल के भी हैं 3,66,000। यानी इन सब को जब आप जोड़ते चले जाइएगा तो अगर 1.5 करोड़ बच्चे इस देश के भीतर में 12th की परीक्षा देने को तैयार बैठे हैं, और बताया जा रहा है कि एजुकेशन का जो पूरा मार्केट है, इस हायर एजुकेशन के साथ वर्ल्ड मार्केट को इसलिए भारत की तरफ आकर्षित कर रहा है क्योंकि लगभग ये 4 लाख करोड़ के हायर एजुकेशन का अपना मार्केट है। वो पैसा लगाएंगे, पैसा पढ़ाने की स्थितियों को डेवलप करेंगे, लेकिन भारत के भीतर एजुकेशन की जरूरत है ही नहीं। यह मैसेज पॉलिटिशियन सत्ता संभालते हुए और सत्ता संभालने के लिए चुनाव प्रचार करते वक्त बाखूबी बीते कई बरस से दे रहे हैं कि पढ़ लिख कर क्या कीजिएगा, और हायर एजुकेशन अगर कर लीजिएगा तो उसके बाद हमको रोजगार देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। हमारा कोर सेक्टर माइनस में चला गया है। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिल्कुल नीचे चली गई है। और जो भी जिस भी तरीके की परिस्थितियों को अगर आप देखना चाहते हैं, सिर्फ इसको कोरोना काल से मत जोड़िए। कोरोना काल से पहले भारत की आर्थिक व्यवस्था डमाडोल थी, और कोरोना काल के बाद वो आर्थिक व्यवस्था कैसे पटरी पर लाए, इसको लेकर कोई विजन काम नहीं कर रहा है। और अगर कोई विजन है ही नहीं तो फिर जो बच्चे कल 12th की परीक्षा देंगे, फिर वह तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दिशा में जाएंगे, और उसके बाद जब वो चाहेंगे कि वो पढ़ाई करें, पढ़ाई के बाद नौकरी मिल जाए, इसके लिए कोई विजन सरकार के पास किसी स्तर का नहीं है। और ना सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी इसको लेकर कोई आइडिया नहीं है कि आने वाले वक्त में वह इस एजुकेशन सेक्टर को कैसे बूस्टअप करेंगे, क्योंकि हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए बजट नहीं है, और बजट का पैसा जो होता है वो किस रूप में किस किस मद में डाइवर्ट कर दिया गया है, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इस देश में उस पैकेज से जा जुड़ी है जहां पर इस देश को न्यूनतम भी अगर उपलब्ध हो जाए तो वह उसी को डेवलपमेंट कैसे मान ले, इस दिशा की सोच को भारत में अब डेवलप किया जा रहा है। इस देश के भीतर में लगभग 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे सोच रहे होंगे कि हम 12वीं की परीक्षा पास होने के बाद यूनिवर्सिटी में चले जाएं, उनको सबसे पहले समझना होगा इन 54 यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहां पर लगभग 63% पढ़ाने वाले लोग जो होते हैं, जिनको लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, वह पद नहीं भरे गए हैं, क्योंकि सरकार के पास उनको वेतन देने तक के लिए पैसा नहीं है। तो उनको इस रूप में पढ़ाई की व्यवस्था कराई जाती है कि पर क्लास उनको पेमेंट होता है। यह इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थिति है। इस देश के भीतर में 416 स्टेट यूनिवर्सिटीज है। इन 416 यूनिवर्सिटीज के भीतर में लगभग 52% पद रिक्त पड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अलग मसला है, सिर्फ ये पढ़ने पढ़ाने की परिस्थितियों की जानकारी हम आपको ददे रहे हैं। और जो 125 डीम यूनिवर्सिटी है, वहां की स्थिति लगभग 48% पद खाली पड़े हैं। जो 361 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जो फीस है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या डीम यूनिवर्सिटी हो, इसकी तुलना में लगभग 6 गुना ज्यादा फीस लेते हैं ये लोग, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इस देश के भीतर में काम कर रही है। अब सवाल यह है कि अगर 900 यूनिवर्सिटीज में से इस देश के भीतर में 350 प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही वर्क कर रही है, और इस देश के भीतर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी या फिर जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सोचिए इस देश में कितने इंस्टीट्यूशन होंगे। 51,000 इंस्टीट्यूशंस हैं अपने अपने तरीके से। उसमें तमाम जगहों पर जो भी पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, वो वहां पर दुनिया की रैंकिंग में भारत ना सिर्फ सबसे नीचे है, बल्कि परसेंटेज के लिहाज से भारत सिर्फ
12% ही उपयोग कर पाने की स्थिति में अपनी लाइब्रेरी को है, अपने रिसर्च सेंटर्स को है। यानी भारत के भीतर में अगर आप हायर एजुकेशन की दिशा में बढ़ गए तो हो सकता है आपकी लड़ाई पूरे तरीके से डिग्री पाने भर की हो जाए। डिग्री का मतलब वो सर्टिफिकेट होता है। इससे हटकर कौन सी एजुकेशन मिल रही है नहीं मिल रही है कोई मैटर नहीं करता है, और ये दे पाने की स्थिति में सरकारें नहीं आ पा रही हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर इस बात का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आज एक जिक्र हमको लगता है बाबा साहब अम्बेडकर का भी करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का प्रोसेस अभी भारत में शुरू नहीं हुआ था, 1942 में एक जिक्र किया। रेडियो पर उनका एक भाषण चल रहा था, उन्होंने उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन को लेकर कहा कि स्वाधीनता, समानता और भाईचारा। लेकिन भारत का संसदीय लोकतंत्र जिस रूप में बनने की दिशा में जा रहा है उसमें लगता ऐसा है कि जनता का काम अपने मालिकों को वोट देना है और हुकूमत करने के लिए छोड़ देना है। 42 में कही गई बात आज आपको सही लगेगी। तो ऐसे में हमको लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का तैयार हो गया तो जो आखिरी भाषण था बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949, संविधान को स्वीकृति मिल चुकी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समानता प्राप्त करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता बनी रहेगी। और राजनीति में हम ये सिद्धांत स्वीकार करेंगे कि एक आदमी का एक वोट होता है और एक वोट का एक ही मूल्य होता है। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में अपनी सामाजिक आर्थिक संरचना के कारण हम यह सिद्धांत नकारते रहेंगे कि एक आदमी का एक ही मूल्य होता है। हम इस अंतर्विरोध को अपनी ताउम्र बिताते चले जाएंगे और सामाजिक और आर्थिक जीवन की समानता को नकारते चले जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर उस बेसिक थ्रेड को पकड़ रहे थे जहां वो जान रहे थे कि आने वाले वक्त में भारत की संसदीय राजनीतिक सत्ता धीरे धीरे हर किसी को गुलाम बनाने की दिशा में जाएगी और अपनी ताकत का प्रभाव बढ़ाने के लिए और ताकत को बरकरार रखने के लिए वह इस देश में चुनावी प्रक्रिया को इतना मजबूत बना देगी कि उस चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना या ना लेना दोनों परिस्थितियों में जनता की भागीदारी सिवाय इसके सर गिनने के समान होगी। लेकिन उसकी ताकत या उसमें बदलाव का एहसास धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में ले लेगी। और ध्यान दीजिए, हो यही रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस देश की सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इस देश के भीतर के जो मुश्किल हालात है उसमें हमने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ या एजुकेशन को लेकर खड़ा भी किया या नहीं किया, या करना भी चाहते हैं या नहीं चाहते, या आने वाले वक्त में हमारे पास कोई विजन भी है या नहीं है। कोई दृष्टि कहीं भी नहीं है। सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता कैसे मिल जाए, किस रूप में मिल जाए, यही सबसे महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए राजनीतिक तौर पर भारतीय संविधान के मद्देनजर यह साफ तौर पर कहा गया था कि भारतीय लोकतंत्र से सावधान रहें, क्योंकि यह जितना प्रोडक्ट बढ़िया दिखाई देता है उतना बढ़िया प्रोडक्ट है नहीं। महात्मा गांधी ने भी अपने तौर पर इसका जोर किया कि दरअसल यह शहजोर को मौका देगा, कमजोर को ठगना शुरू कर देगा और गरीबों के प्रति आर्थिक अन्याय बढ़ाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में इसमें समानता थी कि किस रूप में आर्थिक समानता जरूरी होनी चाहिए लोकतंत्र के भीतर में, और इसी आर्थिक समानता को नहीं देने की परिस्थिति में राजनीतिक सत्ता रहेगी। अब यहां पर आखिरी सवाल यह है, इस देश के 1.5 करोड़ बच्चे जो 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, 1.5 करोड़ बच्चे जो पिछले बरस 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं लेकिन आज तक कॉलेज का चेहरा नहीं देख पाए, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, उनको भी सोचना चाहिए और अब उनको उस दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए जहां पर इस देश की राजनीतिक ताकत को वह डिगा सके, बता सकें कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है। अगर उस दिशा से आंखें मूंद ली गई तो स्थिति कितनी विकट हो जाएगी और अज्ञानता या बौद्धिक रूप से दिवालियापन इस मौजूदा राजनीतिक सत्ता की जो जरूरत बन चुकी है, वह चाहेगी कि हर ऐसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा हो जो बौद्धिक तौर पर कोई सवाल ना खड़ा कर सके,
जो किसी भी रूप में ऐसे सवालों को जन्म ना दे सके जिसके जरिए इस देश के भीतर में राजनीतिक सत्ता को लेकर सवाल हो। इसीलिए जिस 8 पिलर का जिक्र हम आपसे कर रहे थे, सबने सवाल करना बंद कर दिया, नोटिस थमाना बंद कर दिया। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सीएजी हो, चाहे वो आरबीआई हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी रूप में वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इस देश के युवा तबके को ही अब सोचना होगा। सत्ता तो चाहेगी कि उसके पास सत्ता बरकरार रहे, लेकिन यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि नागरिकों की मौत होती चली जाए लेकिन सत्ता हमारे पास बनी रहे। इसके प्रचार प्रसार में सत्ता को ही लगे रहना है, जिसका काम इस देश को संभालने का था। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति कभी इस देश के भीतर में आई नहीं होगी। हम आपसे कल मिलेंगे, तब आपको हम एक ऐसी परिस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं कि भारत के भीतर में ऑक्सीजन को लेकर भी हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर कुछ खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।